हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी पिछले 3-4 क्लास में हम लोगों ने इंडियन रिलीजन, जो भारतीय धर्म है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें कल का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर, उनको हमने देख लिया था। जैन धर्म की जो सभी मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, भारतीय स्थापत्य कला के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जब हम लोग स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थापत्य कला आखिरकार है क्या। तो देखिए, आप लोगों ने अलग अलग वर्ड सुने होंगे नाम, स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे तो हमारे एंशिएंट समय से ही, या हम कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही, जो मानव जाति है, मानव है, उसने कुछ कुछ स्थापत्य की ओर, मूर्ति कला या चित्रकला हो, इन सभी की ओर अपना रुझान दिखाना प्रारंभ कर दिया था। और उस समय के ही जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उससे भी हमको बहुत सारे स्थापत्य कला के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ, चित्रकला आदि से संबंधित हमको बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन सभी चीज़ों का जो प्रारंभ है वो अभी हाल फिलहाल ही नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक, अब स्थापत्य कला और वास्तुकला में डिफरेंस क्या होता है, ये देखिए। ये स्थापत्य कला का सीधे सीधा सा मतलब होता है नगरों के एवं भवनों के निर्माण से। ठीक है, नगर तथा भवनों के निर्माण से, यानी कंस्ट्रक्शन संबंधित जो भी चीजें हैं वो स्थापत्य कला में शामिल की जाएंगी। इसी में हम देखेंगे, देखिए नगर हमने देखिए, नगर नियोजन, भवनों का निर्माण हम इसी में देखेंगे। विहारों का निर्माण, बौद्ध धर्म से संबंधित विहार, जिनको बौद्ध धर्म में शिक्षण स्थल के रूप में भी बाद में मान्यता प्राप्त हुई। तो विहारों का निर्माण, चैत्य का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, ठीक है, स्तंभों का निर्माण। ये जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ किसी भी धर्म विशेष से जुड़े नहीं थे। स्तंभों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था जो राजकीय आदेश है उसके लिए। ठीक है, राजकीय आदेशों को प्रचारित करने के लिए इन स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था, जो कि पहले प्रारंभ में तो पाषाण के बने होते थे, पत्थरों के। मौर्य काल के दौरान से हमको बड़ी मात्रा में हमें स्तंभ लेख दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे, स्तंभों का हमें निर्माण दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। और गुप्त काल तक आते आते ये जो स्तंभ लेख हैं, ये पाषाण से निकल करके और तांबे के दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, कॉपर के हमें स्तंभ दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सभी जो निर्माण है, चाहे भवन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो है विहार हो, चैत्य हो, स्तूप हो, स्तंभ हो, ये सभी स्थापत्य कला के अंतर्गत ही शामिल किए जाएंगे। अब वास्तुकला क्या है, तो देखिए वास्तुकला में भी इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है, लेकिन बस वास्तुकला में थोड़ा सा धार्मिक और कहा जाए तो ज्योतिष वगैरह को शामिल कर लिया था वास्तुकला के अंतर्गत। ठीक है, वास्तुकला भी स्थापत्य कला का ही भाग है, बट वास्तुकला के अंतर्गत थोड़ा सा धार्मिक विशेषताओं को शामिल कर लिया था, थोड़ा सा ज्योतिष वगैरह की जो विशेषताएं हैं उनको शामिल कर लिया था। तो उसको क्या कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमको स्थापत्य कला के बहुत सारे अवशेष, नमूने हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ उस समय के प्रमुख नगर थे, जिनमें से हम देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये सभी ऐसे स्थल हैं जहां से हमको कुछ न कुछ जो रचनाएं हैं, जो स्थापत्य संरचनाएं हैं, वो हमको प्राप्त हुई हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये भी देखिए वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये सारी की सारी सिंधु घाटी के आसपास ही विकसित सभ्यताएं थी। हड़प्पा सभ्यता से हमको ग्रेट ग्रैंडरी प्राप्त होती है। ग्रैंडरी में जहाँ उसको हम हिंदी कहेंगे अन्नाकार,
ठीक है, जहाँ पर जो अन्न वगैरह होता था, जो अनाज था, उस अनाज का भंडारण किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमको महान अन्नागार प्राप्त होता है। ये उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। इसको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल अन्नागार को पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना। ठीक है, अब सबसे बड़ी संरचना तो है ही, क्या था इसकी विशेषताएं क्या थी, इसको हम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे ये हड़प्पा सभ्यता के हम स्पिरिट अन्नागार को देखेंगे, फिर मोहनजोदड़ो का हम जो विशाल स्नानागार है उसको देखेंगे। सबसे ज्यादा जो महत्व वाली या सबसे ज्यादा कहा जाए तो एक कहे कि बिल्कुल फिनिश जो कंस्ट्रक्शन है वो हमको मिलता है मोहनजोदड़ो को स्नानागार। ठीक है, जो अन्नागार है वो देखिए सबसे बड़ी संरचना है, लेकिन वो अब हमें जब अब हमको खुदाई को प्राप्त हुई तो वो काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं हम कि वो जो है नष्ट हो चुकी थी। लेकिन जो मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला वो अभी भी काफी अच्छी स्थिति में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर लोथल में कुछ गोदी वगैरह जो है, जिस कारण से लोथल को मैनचेस्टर भी कहा जाता था उस समय का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मौर्य काल में चलेंगे। तो मौर्य काल में हम लोग देखेंगे कि जो उस समय विहारों का निर्माण हो रहा था, उस समय जो भवनों का निर्माण हो रहा था, महल भवन वगैरह का, उसमें क्या विशेषताएं हैं, स्तूप स्तंभ, इन सभी की हम लोग विशेषता मौर्य काल में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्थापत्य कला है इसका विकास एंशिएंट समय से लेकर के वर्तमान काल तक में किस क्रम में हुआ। ठीक है, कब इसमें उत्थान आया, कब इसमें पतन आया, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। स्थापत्य कला का विकास समय। ठीक, तो अगर हम देखें भारत में, अगर हम स्थापत्य कला का विकास देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही स्थापत्य कला का विकास काफी अच्छे स्तर पर था। उसके बाद फिर जब हम देखें औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान देखें या फिर एक बार इसमें जो डाउनफॉल आया वो आया जब जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो रही थी, जिसको हम लोग प्री मिडिवल एरा बोलते हैं, जिसमें जो अरेबियन जो इन्वेडर्स हैं वो भारत आते हैं। तो उस समय भी भारत में स्थापत्य कला का ह्रास होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें भारतीय स्थापत्य कला और यूरोपीय स्थापत्य कला का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो भारतीय स्थापत्य कला देखें पहले उसमें क्या था, उत्थान का दौर था, उसके बाद पतन का समय आता है। ठीक है, ये है भारतीय स्थापत्य कला। और अगर हम यूरोपीय की बात करें तो यूरोपीय जो स्थापत्य कला है वो भारत की स्थापत्य कला से बहुत ज्यादा नीचे चल रही थी। लेकिन जिस दौरान भारत की स्थापत्य कला में डाउनफॉल प्रारंभ हुआ, अगर हम मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान कहें तो वो समय ऐसा था जिसके बाद यूरोपीय स्थापत्य कला में उत्थान प्रारंभ होता है। ठीक है, जहां एक और भारतीय स्थापत्य कला में डाउनफॉल प्रारंभ होता है, वह यूरोपीय स्थापत्य कला में उत्थान प्रारंभ होता है। ठीक है, तो एक भी हो गया। दूसरा अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं सिर्फ भारत के ही स्थापत्य कला के बारे में, भारत के प्रत्येक जो दौर है उसके बारे में। लेकिन पाषाण काल से और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, इसको हम मानेंगे पाषाण काल। फिर पहले मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसके बाद बोल देते हैं। पाषाण काल, सिंधु घाटी
सभ्यता। देखिए पाषाण काल के से स्थापत्य कला का विकास प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थापत्य कला है ये काफी अपने उत्कृष्ट पर पहुंच जाता है, जिस समय हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह से, लोथल वगैरह से काफी बढ़िया जो स्थापत्य कला के हमें नमूने प्राप्त हो रहे हैं, अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, और उससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीकरण था, भवन निर्माण की जो शैली थी, ये काफी अपने अच्छे स्तर पर पहुंच गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल के दौरान इसमें डाउनफॉल आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक काल के दौरान इसमें एक बार हमें डाउनफॉल दिखाई देता है, लेकिन वैदिक काल के बाद फिर से इसमें एक बार उत्थान दिखाई देता है। वैदिक काल के बाद अगर हम देखें तो 600 BC जो कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जो समय है, वैदिक काल के बाद इसमें एक बार फिर से हमें उत्थान दिखाई देता है 600 BC। 600 BC के बाद हम देखें, अगर 600 BC के बाद हम देखते हैं, फिर हम देखें मौर्य काल, ठीक है। वैदिक काल के बाद इसमें एक बार उत्थान प्रारंभ होता है 600 BC। देखें मौर्य काल, देखें मौर्य काल के बाद हम मौर्योत्तर काल को देखते हैं। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, इसमें भी इसमें विकास प्रारंभ रहा और ये इस समय अपने शीर्ष पर पहुंच गया स्थापत्य कला तब गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल को इसीलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता रहा। तो वैदिक काल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल में एक बार इसमें गिरावट आई स्थापत्य कला के विकास में। उसमें हम मूर्ति कला को भी देख सकते हैं, उसमें हम लोग चित्रकला को भी देख लेते हैं। इन सभी में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल के दौरान इसमें गिरावट आई और फिर वैदिक काल के बाद एक बार फिर से इसका विकास प्रारंभ हुआ, जो कि 600 BC, जिस समय गौतम बुद्ध वगैरह का विकास होता है, उस समय से ही हिंदू धर्म के अंतर्गत तो 600 BC से ही विहारों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, ठीक है। विहार वगैरह का निर्माण 600 BC से ही प्रारंभ हो गया था, बट उस समय जो है वो उसकी मान्यताएं अलग थी। 600 BC के बाद फिर मौर्य काल के दौरान इन विहारों को मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित कर दिया गया। मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आता है, अशोक के पौत्र दशरथ का यहाँ पर उल्लेख होता है और इस समय उसके द्वारा लोमहर्ष और सुदामा की जो गुफाओं का निर्माण कराया गया बिहार की बराबर पहाड़ियों में, तो उन सभी का जिक्र मौर्योत्तर काल में आ जाएगा। और फिर गुप्त काल में हम लोग देखेंगे तो गुप्त काल वो समय था जब अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं उनके निर्माण का काम चल रहा था, उनका जो है उनका विकास किया जा रहा था। और उनका विकास किससे किया जा रहा था? उनको मुख्य रूप से विहार और चैत्य के रूप में, जो गुफाएं हैं अजंता की जो गुफाएं हैं उसके विकास का समय था ये, और उन गुफाओं को बौद्ध धर्म से संबंधित विहार और चैत्य के रूप में उनका विकास किया जा रहा था, ठीक है। तो गुप्त काल का जो समय है ये अपनी अजंता की गुफाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इस समय का जो स्थापत्य कला है वो काफी ज्यादा शीर्ष पर था, काफी ज्यादा चरम पर था, इसीलिए इसको जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब गुप्त काल के बाद एक बार फिर से इसमें डाउनफॉल आना प्रारंभ हुआ। गुप्त काल के बाद हम देखें गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल के दौरान इसमें फिर से डाउनफॉल आना प्रारंभ हुआ। फिर हम अगर पहुंचे पूर्व मध्यकाल की बात करें, पूर्व मध्यकाल मतलब दिल्ली सल्तनत के जस्ट पहले का काल, जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ये सभी भारत में आकर के आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से ये पूर्व मध्यकाल का दौर प्रारंभ होता है, जो आक्रमण का दौर है, जो भारत में जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो बाहर इन्वेड हो रहे थे, उसका ये समय है। और इस समय हम देखेंगे कासिम को देखेंगे, गजनवी को देखेंगे, मोहम्मद गौरी को देखेंगे। तो ये सभी जो आक्रमण करता है इनके कारण भारत का जो स्थापत्य कला है उसमें काफी ज्यादा ह्रास हुआ। यही वो दौरान है जिस समय भारत के जो स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने थे, उस समय के जो मंदिर, जो स्तंभ वगैरह थे, विहार, चैत्य, इन सभी को ध्वंस भी किया गया, इन सभी को तोड़ा भी गया। कब? पूर्व मध्यकाल के दौरान। तो पूर्व मध्यकाल में जो स्थापत्य कला है उसका काफी ज्यादा पतन हुआ, ठीक है। हम देख रहे हैं पूर्व मध्यकाल का पतन हुआ, लेकिन पूर्व मध्यकाल के बाद जैसे ही दिल्ली सल्तनत का समय प्रारंभ होता है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल के बाद जैसे ही गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया जाता है और
दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है, उसके बाद एक बार फिर से स्थापत्य कला जो है उसका विकास होने लगेगा। तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए गए। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल के बाद फिर आता है दिल्ली सल्तनत का समय, और दिल्ली सल्तनत के दौरान एक बार फिर से स्थापत्य कला का विकास प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद हम देखेंगे मुगल काल। दिल्ली सल्तनत के बाद हम देखेंगे मुगल काल, और मुगल काल में जो स्थापत्य कला है, ये चाहे हम शाहजहां का समय देखें, शाहजहां को तो शाहजहां का जो काल है उसको तो मध्यकालीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था स्थापत्य कला को। जिस तरीके से प्राचीन भारत का स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णिम युग कहा जाता था गुप्त काल को, वैसे ही मध्यकालीन भारत का जो स्वर्णिम युग है वो कहा जाता रहा शाहजहां का जो समय था। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता रहा, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता रहा। उसी दौरान हम लोग देखेंगे कि आगरे का किले का निर्माण हो रहा है, ताजमहल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसी के बाद दिल्ली के किले का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से जो मध्यकालीन भारत के मुगल काल का जो दौर है, ये भी अपने स्थापत्य कला के लिहाज से काफी ज्यादा सफल रहा, काफी उत्कृष्ट रहा। अब मुगल काल के बाद एक बार फिर से इसमें डाउनफॉल आना प्रारंभ होगा। जैसे ही मुगल काल औरंगजेब के बाद जो इनके मुगलों में जो उत्तराधिकारी है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तर मुगल काल कहेंगे। उत्तर मुगल काल में क्या होगा कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज्यादा सशक्त नहीं थे, उनका जो राजकोष है वो भी इनके बराबर सुदृढ़ नहीं था। ठीक है, मजबूत राजकोष भी नहीं था। साथ ही साथ अब ये जो शासक है इनका जो क्षेत्र है वो भी बहुत सीमित हो चुका था, क्योंकि अब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश आकर के और इन उत्तर मुगल जो शासक है उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। इस वजह से जो स्थापत्य कला का जो दौर है वो एक बार फिर से पतन की ओर जाने लगा। जो स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है, उसका एक बार फिर से ह्रास होना प्रारंभ हो गया तब मुगल काल के दौरान। तो देखेंगे, हम देखेंगे कि मुगल काल के बाद जो उत्तर मुगल काल आया, उत्तर मुगल काल, जिसमें कि इन मुगलों के उत्तराधिकारियों को हम देखेंगे। ठीक है, तो इनके दौरान जो स्थापत्य कला है उसका एक बार फिर से ह्रास प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर मुगल काल के बाद हम देखेंगे औपनिवेशिक काल। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हो रहा है, जो स्थापत्य कला है वो बिल्कुल से गर्द पर पहुंच जाएगा, उसका बहुत ज्यादा पतन हो जाएगा। अब जब औपनिवेशिक काल के बाद हम लोग देखेंगे कि जब अगर हम उत्तर औपनिवेशिक काल की बात करें, घटनाओं को देखते हैं। ब्रिटिश जब भारत में आ गए, पूरे भारत में नियंत्रण स्थापित कर लिए, तो उस समय तक तो उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान नहीं किया। लेकिन बाद के समय में हम देखेंगे कि 1858 के बाद का जो दशक आया, उसमें अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा जो स्थापत्य के क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराया गया, काफी ज्यादा निर्माण भी कराए गए। तो जब हम देखेंगे उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद एक बार फिर से इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, औपनिवेशिक काल में काफी ज्यादा डाउनफॉल आया, और औपनिवेशिक काल के बाद एक बार फिर से इसका विकास होना प्रारंभ हो गया, और ये हमारा हो गया आधुनिक काल। ठीक है, तो देखिए, औपनिवेशिक काल के बाद एक बार फिर से स्थापत्य कला में उत्थान होना प्रारंभ हुआ। और अब अगर हम आधुनिक काल की बात देखें तो आधुनिक काल में अभी तक इसका विकास एक क्रम से सतत रूप से जारी है। ठीक है, तो आधुनिक काल के बाद हम लोगों ने देखा कि आधुनिक काल के बाद लगातार अभी भी विकास हो रहा है, और अब हम लोग भविष्य में जो स्थापत्य के क्षेत्र में हम लोग काफी ज्यादा कार्य भी कर रहे हैं। तो निश्चय ही ये एक बार फिर से स्थापत्य का स्वर्णिम युग आना ही है। तो ये रहा पूरा क्रमिक विकास स्थापत्य काल के दौरान का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा एक बार सिंधु घाटी सभ्यता में एक बार स्थापत्य काल अपने बिल्कुल चरम पर आया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद गुप्त काल अपने बिल्कुल चरम का समय रहा, फिर मुगल काल अपने चरम का समय रहा, और वर्तमान में अगर हम देखें तो इसका विकास अभी भी जारी है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से देखिए आपको समझ आपकी विकसित होगी कि किस तरीके से कब कब डाउनफॉल आया, कब कब इसमें एक बार तेजी के साथ इसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, सब घटनाएं भी आप लोग समझ रहे हैं।
क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर विकास हो रहा है, क्योंकि जो मौर्य काल के जो शासक है उन्होंने वो लोग बुद्ध धर्म को, जैन धर्म को संरक्षण दे रहे थे, और इसी वजह से बहुत सारे चैत्य विहार और स्तूप वगैरह का निर्माण करा रहे थे लगातार। अच्छा, यहाँ पर मौर्य काल के दौरान तो ये भी कहा जाता है कि अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है। हाँ, बाद में फिर एक जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें एक और घटना का जिक्र होता है कि शशांक के द्वारा लगभग 80,000 स्तूपों को तोड़वाया भी गया। लेकिन हम ये देखेंगे कि मौर्य काल के दौरान इसको प्रोत्साहन दिया जाता रहा। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया पूरा, हम लोगों ने सिस्टमैटिक में इसका देख लिया किस तरीके से पतन और इसका उत्थान हो रहा है। अब अगर आपको स्थापत्य कला के बारे में जानना है तो आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि उस समय की, कंटेम्प्रेरी समय की, जिस समय की आप लोग बात कर रहे हैं, मान के लिए अपने प्राचीन भारत की आप लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए स्थापत्य कला को 3 भागों में हम लोग बांट पड़ते हैं। स्थापत्य कला को हम लोग 3 भागों में बांट पड़ते हैं। एक प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दूसरा देखेंगे हम मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला, और तीसरे में हम देखेंगे आधुनिक भारत में स्थापत्य कला। ठीक। अब किसी भी काल की अगर हम स्थापत्य कला को हमें देखना है तो उसका इन स्थापत्य कला को ही देख करके, इन कंस्ट्रक्शन को देख करके, निर्माण को देख करके ही हम उस समय की जो राजकोषीय स्थिति है उसके बारे में जान सकते हैं, उस समय का जो तकनीकी ज्ञान है उसके बारे में जान सकते हैं, उस समय की जो शासक वर्ग है उसकी अभिरुचि के बारे में भी हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को देख करके, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सभी को देख करके हम लोग उस समय की जो लोग हैं, जो शासक हैं, उनके बारे में भी धारणा बना सकते हैं। उस समय की जो राजकोषीय स्थिति थी उसके बारे में हम लोग धारणा बना सकते हैं। ठीक है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि देखिए जो गुप्त काल का जो समय आया, तो चूंकि जो गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त, जो आपके गुप्त काल के जितने भी शासक हम लोग देखेंगे, समुद्रगुप्त को देखें, स्कंदगुप्त को देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखें, तो इनके समय में जो इनका राजकोषीय जो कोष था ये काफी ज्यादा अपने उच्च स्तर पर था। ठीक है। हम लोग स्वर्ण मुद्राएं वगैरह भी गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं रही, तो ये अपने बिल्कुल चरम पर था। इनका जो राजकोषीय स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि स्थापत्य कला का विकास भी उतना ही बढ़िया हुआ। मुगल काल को अगर हम देखें तो मुगल काल के दौरान भी जो मुगलों की राजकोषीय स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। इसी वजह से उस तरह भी हम लोग स्थापत्य के विकास को देखते हैं। मुगल काल के बाद फिर अगर हम उत्तर मुगल काल की बात करें तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो उस समय के जो शासक थे, मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे, उनकी राजकोषीय स्थिति ही काफी दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा एक तो उनके जो राजस्व की उनके अधिकार है उनको भी छीन लिया गया था, उनके क्षेत्रों को भी छीन लिया गया। तो जब उनका जो राजस्व कलेक्शन का जो राइट ही नहीं उनके पास है, उनका जो हम कहें कि उनकी जो राजकोषीय स्थिति है वही काफी ज्यादा डामाडोल हो गई, दयनीय हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थापत्य कला का विकास भी नहीं होगा। रही बात अंग्रेजों के समय की, औपनिवेशिक काल की, तो देखिए अंग्रेजों की तो हम लोग फिलोसफी ही देखते हैं कि अंग्रेजों का तो मुख्य सिद्धांत यही था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भारत से धन की उगाही करके और उस धन को ब्रिटेन भेज देना। ठीक है। तो जब उनका जो है ये मोटिव ही था कि कितना ज्यादा से ज्यादा धन भारत से बाहर चला जाए, इसी संबंध में हम लोग देखते हैं कि धन के निष्कासन का सिद्धांत भी ज्यादा बायोलॉजी के द्वारा आता है। ठीक है। वेल्थ ऑफ ब्रेड थ्योरी आती है। तो इस दौरान जब अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा धन को भारत से बाहर भेजना चाहते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में क्यों स्थापत्य कला का विकास करेंगे, क्योंकि तो स्थापत्य कला के विकास के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं कि किस समय स्थापत्य कला का विकास होगा, कब इसमें डाउनफॉल आएगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो स्थापत्य कला है वो उसका आधार क्या होगा, स्थापत्य कला के विकास का आधार जो है उस समय की तकनीक, उस समय की जो राजकोषीय स्थिति है, ठीक है,
शासक वर्ग की अभिरुचि, ये सभी चीजें ही कारण बनती हैं स्थापत्य कला के विकास के लिए। और स्थापत्य कला के विकास के द्वारा ही हम इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक, चलिए अगर हम लोग प्राचीन भारत में देखें, अभी हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है उसमें कई विविधताएं भी थी। स्थापत्य कला की, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला में कई विविधताएं भी थी। इन विविधताओं में अगर हम देखें तो इन विविधताओं में हम लोग देखते हैं उस समय के जो नगर निर्माण थे। विविधताओं में हम देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जैसे कि नगरों का निर्माण हो रहा था, एक काफी सुनियोजित नगरों का डेवलपमेंट हो रहा था। भवन निर्माण भी हम देखेंगे, विहार का निर्माण, चैत्य, स्तूप, मंदिर, स्तंभ आदि, ये सब क्या है? ये सब स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। ठीक है, नगरों का निर्माण, भवनों का निर्माण, विहार, चैत्य, स्तूप, मंदिर, स्तंभ। भवनों के निर्माण में ही हम लोग जो स्नानागार है उसको भी हम लोग देख लेंगे। भवनों के निर्माण में ही हम लोग देख लेंगे जो अन्नागार है उसके निर्माण को। लोथल में जो शिपयार्ड वगैरह जो बना था उसके निर्माण को हम लोग देख लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात को। पहले हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जान रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके अंतर्गत अगर स्थलों की हम बात करें तो वैज्ञानिकों को अभी तक जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसको अभी तक लगभग 400 ऐसे स्थल प्राप्त हो चुके हैं जिनको सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग जोड़ सकते हैं, या उन स्थलों को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कह सकते हैं। लगभग 400 ऐसे स्थलों को हम लोग हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें से अभी तक कुछ भी स्थलों की पूरी तरीके से खुदाई हो पाई है और अभी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनकी खुदाई होनी अभी बाकी है। तो अभी तक 400 लगभग स्थल ऐसे खोजे जा चुके हैं जिनमें से भी बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनकी अभी खुदाई होनी बाकी है। जो स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं अगर हम लोग उनकी बात करें तो उनमें से मुख्य जो स्थल हैं, ठीक है, जिनकी अभी तक खुदाई कंप्लीट हो चुकी है, उनमें से मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ठीक है, कालीबंगा, कांगडोल, सुरकोटदा। तो ऐसे कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनमें से हमें इन दो के बारे में, इन दो में ही स्थापत्य कला के बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन दो में ही जो स्थल मिले हैं वही ज्यादा प्रमुख हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे बाद में लोथल के बारे में भी और थोड़ा धौलावीरा के बारे में भी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इसकी जो खुदाई है,
इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई? तो 1921 ईस्वी में की गई। और अगर ये पूछा जाता है आपसे कि इसकी खुदाई की किसके द्वारा, किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हड़प्पा की खोज की गई, हड़प्पा की खुदाई की गई। हड़प्पा में सबसे प्रमुख जो हमको स्थापत्य कला का नमूना मिलता है, जो प्रसिद्ध जो कंस्ट्रक्शन निर्माण मिलता है, वो मिलता है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार क्या था ये? तो देखिए ये एक तरीके से वेयर हाउस था या एक तरीके से स्टोरेज था। किस लिए? जो अन्न उपजाया जा रहा था उसको स्टोर करने की जगह थी, ठीक है। यानी कि जितना भी उस समय जो खेती वगैरह हो रही थी, उस समय के अवशेषों से जौ की भी हमें खेती के साक्ष्य मिले, चावल के भी मिले, गेहूं के भी मिले। तो जो भी उस समय के खेती से जो भी अनाज हो रहा था, अनाजों का ये भंडार गृह था। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अनाजों का भंडार गृह था। अब इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए इसकी विशेषता ये है कि जो भंडार गृह है, जो अन्नागार है, इनका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे में किया गया, ठीक है। एक ऊंचे चबूतरे में इनका निर्माण किया गया। फिर इसकी अगर हम लोग देखें कि क्या कंस्ट्रक्शन कैसे इसका हुआ था, तो सबसे पहले तो एक ऊंचे चबूतरे में, मान लीजिए ये ऊंचे चबूतरा है, ऊंचे चबूतरे में इसका निर्माण किया गया। फिर इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, तो इन अन्नागारों को दो पंक्तियों में बनाया गया। इनकी दो पंक्तियां थी, तो इस तरीके से दो पंक्तियों में इसका निर्माण किया गया। एक पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये, ठीक है। अब ये जो दो पंक्तियों में निर्माण किया गया, इनके अगर साइज की बात करें अन्नागारों के, तो इनका साइज था दोस्तों 45 मीटर, 45 बाई 45, ठीक है। 45 फुट लंबाई, 45 फुट चौड़ाई। इसका भी सेम यही था, 45 फुट लंबाई और 45 मीटर, फिर नहीं मीटर, 45 मीटर चौड़ाई। तो 45 बाई 45 के दो पंक्तियों में अन्नागार में बीच का जो ये पास है, बीच का जो रास्ता है, ये 7 मीटर का, ये 7 मीटर का प्राप्त हुआ, ठीक है। बीच का जो पास है ये कितने मीटर का प्राप्त हुआ? 7 मीटर का। अब ये जो अब ये जो दोनों जो पंक्तियां हैं, इनमें 6 कक्ष बने हुए थे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दोनों पंक्तियों में ही 6 कक्ष बने हुए थे अलग अलग। अब इन जो अलग अलग जो कक्ष हैं, इनका भी क्या डायमेंशन था? तो प्रत्येक जो कक्ष है, प्रत्येक कक्षों की जो डायमेंशन है वो 15.1 मीटर और चौड़ाई 6.5 मीटर थी, ठीक है। 15.2 गुणे 6.1 मीटर के इसके अंदर जो है, इनके अंदर 6 कक्ष, 6 इस तरीके से ब्लॉक थे, उनके अंदर कक्ष बने हुए थे, कमरे बने हुए थे अलग अलग, ठीक है। और उनका डायमेंशन क्या था? तो 15.2 गुणे 6.1 मीटर इनके अंदर जो कमरे बने हुए थे उनका नाम था। तो ये जो विशाल जो अन्नागार मिला, ये उस समय के सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मिलता है, सबसे बड़ा स्थापत्य का जो नमूना है वो मिलता है विशाल अन्नागार। कहां पर मिला? तो हड़प्पा में मिला, ठीक। अब बात करें हम लोग मोहनजोदड़ो की। इसी तरीके से एक अन्नागार लोथल में भी मिलता है, ठीक है। धौलावीरा में भी इसी तरीके से अन्नागारों के अवशेष मिले। तो अन्नागार तो सभी जगह मिल रहे थे, लेकिन ये जो अन्नागार था ये सबसे उस समय का विशाल अन्नागार था। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा आता है, तो अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं है लोथल, तो लोथल भी में भी अन्नागार मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की। ये भी देखिए वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसका जो खुदाई है 1922 ईस्वी में हुई, किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा।
रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई प्रारंभ की गई 1922 ईस्वी में की गई। मोहनजोदारो, अब ये मोहनजोदारो की सबसे प्रमुख जो स्थलाकृति मिली, सबसे प्रमुख जो संरचना मिली, वो मिली विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, देखिए उस समय जो स्थापत्य के जो हमें अवशेष मिलते हैं उसमें 3 तरीके के अवशेष मिले हैं। एक तो भवन निर्माण मिले, जिनका ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनका उपयोग आवास के रूप में किया जाता रहा होगा, ठीक है। भवन निर्माण मिले, उन भवनों में भी 2 तरीके के भवन मिले, एक तो छोटे भवन, एक कमरे से लेकर के और 3-4 कमरों तक की जो घर है वो मिले, और कुछ जो है घर, अब जब हम लोग नगरों में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग विभेद भी किया गया था। तो उस समय ये भी समझ में आ रहा है कि समाज में एक जो असमानता है वो भी उस समय विद्यमान थी, क्योंकि जहां एक तरफ जो निची बस्तियां थी वहां पर 1 कमरे से लेकर के 4 कमरों तक के घर मिले, वहीं जो ऊंची बस्तियां थी उसमें 2 मंजिला से लेकर के और 7 मंजिला तक के भी आवास प्राप्त होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो सामाजिक असमानता है वो स्वयं मौजूद थी। अब एक तो जो संरचनाएं जो स्वयं मिली, एक तो भवन हो गए जिनका उपयोग आवासों के रूप में किया जाता था, दूसरा सामूहिक भवन, सामुदायिक भवन भी हमें मिलते हैं, जिन सामुदायिक भवनों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है कि इनका प्रयोग काफी सारे लोगों को और फिर बैठ करके सलाह मशवरा करना, विचार विमर्श करने के लिए किया जाता रहा। और तीसरी जो कंस्ट्रक्शन जो अवशेष मिले वो मिले स्नानागारों के, सामुदायिक स्नानागारों के। तो इससे ये निकाला गया कि उस समय ऐसी धार्मिक आस्था हुआ करती होगी कि किसी निश्चित दिन या किसी त्योहार के दिन या धार्मिक कार्यों को करने से पहले इन स्नानागारों में सामूहिक रूप से लोग स्नान करते रहे होंगे, ठीक है। तो मोहनजोदारो से हमको विशाल स्नानागार के अवशेष मिलते हैं। अब इस विशाल स्नानागार की अगर हम लोग बात करें कि ये किस तरीके से बनाए गए थे, तो देखिए इनका निर्माण पक्की ईंटों से करा गया था। इनका जो निर्माण है वह पक्की ईंटों से हुआ था। इसके अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए लंबाई 11.88 मीटर, ठीक है। चौड़ाई की अगर बात करें 7.01 मीटर, और इनकी जो गहराई होती थी, गहराई, ठीक है, जो डेप्थ थी, डेप्थ 2.43 मीटर, ठीक है। लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, और डेप्थ जो थी वो डेप्थ थी 2.43 मीटर गहरे थे स्नानागार। अब इनकी अन्य और क्या विशेषता है, इन स्नानागारों के चारों तरफ जो स्नानागार थे, इन स्नानागारों के चारों तरफ कक्ष बने रहते थे, कमरे। इस तरीके से कमरों का निर्माण किया जाता था, इन स्नानागारों के तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। तो इससे ये अनुमान निकाला गया कि ये जो कमरे हैं ये एक तरीके से वस्त्र वगैरह बदलने के काम में यूज आते थे, ठीक है। यहाँ पर लोग अपना आते थे, नहाने के बाद यहाँ जाकर के अपने कपड़े वगैरह बदलते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके चारों तरफ कमरों का भी निर्माण हमको दिखता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का हमें दिखता है, यहाँ पर सीढ़ियां लगी होती थी इसके नीचे उतरने के लिए, ठीक है। और पक्की ईंटों से ये बने होते थे। इसके एक तरफ जो है, एक तरफ होल था, उस होल का प्रयोग किस लिए होता था कि जो पानी है इसको ड्रेन करने के लिए, ड्रेनेज होल के रूप में, ड्रेनेज होल के रूप में हमको एक तरफ इस पूरे जो स्नानागार है इसके एक तरफ हमको ड्रेनेज होल भी दिखता है, ताकि कुछ समय पश्चात इस पानी को जब गंदा हो जाए इसको ड्रेन कर दिया जाए और फिर से इसमें नया पानी भरा जाए। इसका पूरा जो निर्माण है, मैंने बताया कि पक्की ईंटों का निर्माण मिलता है। अभी भी जो इसका जो अवशेष मिला, जो ये अभी खुदाई के बाद जो निकला, इसमें अभी भी ना ही कहीं से कोई दरार है, ना ही कोई रिसाव है, ठीक है। तो इससे समझ आता है कि उस समय का जो ये आर्किटेक्चर था, जो स्थापत्य कला था, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है कितनी बढ़िया थी कि इतने हजारों सालों के बाद भी अभी भी ये बिल्कुल अपनी सही स्थिति में है। ना ही कहीं इसमें हमें दरार दिख रहा है, ना ही कहीं पर कोई भी फ्रैक्चर वगैरह दिख रहा, ठीक। तो ये क्या है,
ये विशाल स्नानागार हो गया जिसका प्रयोग सामूहिक रूप से जो धार्मिक पूजा पाठ है उससे पहले लोग स्नान करने के लिए करते थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से चारों तरफ देखिए पास बना रहता था, चारों तरफ पासेस था, उसके किनारे किनारे में कमरे बने हुए थे और तकने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसमें अंदर ड्रेनेज होल था, नीचे का जो पूरा जो पूल है ये वो पक्की ईंटों का बना था जिसमें प्लास्टर किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया मोहनजोदाड़ो के बारे में, इसका स्नानागार। अगर हम लोग लोथल की बात करते हैं तो देखिए लोथल से हमको लोथल को उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल कहा जाता था। लोथल से मुख्य रूप से क्या मिला है तो गोदी मिली है। ठीक है, इसको हम लोग शिपयार्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आकर के जहाज वगैरह यहाँ से माल को लेकर के भी जाते थे बाहर के देशों में और वहां से माल लेकर के भी आते थे। और इसमें जहाज वगैरह की सिर्फ की टेराकोटा की मूर्तियां मिली, जिससे तो ये समझ में आता है कि इस समय जो नाव वगैरह हैं इनका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, तभी उस समय टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक दो मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि कांसी की एक मूर्ति मिली है जिसमें हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते की मूर्ति मिली है। ठीक है, लोथल से। तो घोड़े और जहाज की टेराकोटा की आकृति इससे मिली। आधुनिक शतरंज की यहाँ से एक वो मिलता है, अवशेष मिलते हैं कि जो है शतरंज जैसा भी यहाँ पर खेल लोगों के बीच प्रचलित था। ठीक है, चलिए धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से भी विशाल जलाशय मिला है, बांध मिले हैं, तटबंध मिले हैं। ठीक, तो धौलावीरा की अगर बात करते हैं, धौलावीरा में बांध के अवशेष मिले हैं, तटबंध के अवशेष मिले हैं, विशाल जलाशय का निर्माण मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या है स्नानागार के अवशेष मिले हैं, यहाँ से विशाल जलाशय के निर्माण मिले हैं। ठीक है, तो बांध, तटबंध, विशाल जलाशय आदि के निर्माण धौलावीरा से मिले। बाकी जो चीजें हैं सब एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है, जब वहां देखेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सावधान मिल रहा है, थोड़ा सावधान। घोड़े की मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई, आदमी शतरंज के अवशेष, हड़प्पा से कुछ कांस्य की मूर्तियां मिली हैं, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है इससे। ठीक है, इससे एक जो है एक धड़ मिला है। ठीक है, सन्यासी का धड़, मानव धड़ मिट्टी का बना हुआ वो भी मिला। कुछ मृत भांड में मिले हड़प्पा से, और मुख्य रूप से ये जो विशाल नागार है ये मुख्य रूप से मिला। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख जो पार्ट है, वो सबसे प्रमुख पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन कला है, जो नगरों का जो निर्माण किया गया, सबसे बेहतरीन वो हमको मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मानव बस्तियां हैं, मानव बस्ती के अवशेष तो हमें मेहरगढ़ से मिले, यानी कि 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहला मानव बस्तियों के अवशेष कहां पर मिले हमको? मेहरगढ़ में। क्या मिली? मानव बस्तियां मिली। लेकिन मेहरगढ़ की इन मानव बस्तियों को हम लोग नियोजित नगरीय कला का उदाहरण नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से सुनियोजित जो नगर हैं उनकी श्रेणी में इसको हम नहीं रखेंगे, ये इनको केवल हम बस्तियों की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता वह पहला काल था जब सुनियोजित
नगर हमको मिले हैं। ठीक है, ये जो है पहला काल है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हमें मानव बस्तियां तो मिली, लेकिन उनको हम नगर की श्रेणी में नहीं रख सकते। नगर की श्रेणी में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां मिली उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के अब हमें नगर नियोजन कला को देखना है। ये कहता था, लेकिन इनकी जो नगर नियोजन जो कला है, जो शैली है, काफी उत्कृष्ट लेवल की थी। कैसे उत्कृष्ट लेवल की थी? तो देखिए इसमें क्या होता था कि इस तरीके से शहर बसा होता था, एक नगर बसा होता था। जो नगर बसे होते थे ये नदियों के किनारे बसे होते थे। इस तरीके से नदी है, नदी के किनारे शहर बसे होते थे। अब इन पूरे नगरों को दो हिस्सों में बांटा जाता था। दो हिस्सा कैसा? एक पूर्वी हिस्सा, सॉरी एक पश्चिमी हिस्सा। इस पश्चिमी हिस्से को गढ़ी कहा जाता था, गढ़ी। ठीक है, एक पश्चिमी हिस्सा, इसको गढ़ी कहा जाता था, और ये होता था पूर्वी हिस्सा। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। तो जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित होता था। ठीक है, यानी कि जो पूर्वी हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे होता था और ये पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित होता था। जैसे अगर हम कहें तो कुछ इस तरीके से इनका निर्माण होता था। ये क्या है? ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, ये गढ़ी होता था। यहाँ पर जो भवन वगैरह मिले हैं, जो यहाँ पर निर्माण मिले हैं, वो एक कमरे से लेकर के 4 कमरों के घर में मिले हैं। छोटे छोटे घर मिले हैं, यहाँ पर छोटे घर मिले हैं, एक कमरे से लेकर के 4 कमरों तक के घर। और यहाँ पर जो घर मिले हैं वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा उत्कृष्ट कोटि के घर मिले हैं। ठीक है, जहां पर 7 मंजिला तक की भी इमारतें हमको मिली हैं, यहाँ पर बड़े घर मिले हैं। ठीक, नगर में जो घर हैं इनकी मुख्य विशेषता ये थी कि प्रत्येक घर में अपना स्वयं का कुआं और स्वयं का स्नान गृह भी मिला है। ठीक है, टॉयलेट भी मिलता था और पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छोटे छोटे कुएं भी प्रत्येक घर में थे। यहाँ पर अपेक्षाकृत बड़े घर थे, यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे घर थे। दूसरी बात, ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा, यानी जो गढ़ी है, ये गढ़ी क्या था? ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित था। ये अपेक्षाकृत ऊंचा था और ये अपेक्षाकृत नीचा था। ठीक है, इसी वाले हिस्से में अन्नागार वगैरह भी निर्माण किए गए थे, जिसमें जो अनाज है उसका भंडारण किया जाता था। तो इससे जो पुरातात्विक जो वैज्ञानिक हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वाला जो हिस्सा है ये शासक वर्ग और जो कुलीन वर्ग थे, ठीक है, उनका आवास स्थल था। ये वाला जो हिस्सा है ये शासक एवं जो कुलीन संभ्रांत वर्ग था, कुलीन वर्ग का आवास स्थल था। यानी इस वाले हिस्से में जो शासक वर्ग थे, जो कुलीन, जो उस समय के जो रसूखदार थे, उनके आवास इधर पे बने होते थे। और जो श्रमिक वगैरह जो थे, जो छोटे जो काश्तकार वगैरह थे, कृषक थे, ठीक, जो वास्तुकार वगैरह थे, ठीक है, इन सब का जो घर था वो निचले हिस्से में होता था। ठीक है, तो एक तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि इनका जो ये नगर नियोजन है, इसमें भी हमें जो असमानता है वो दिखाई दे रही है कि उस समय भी जो भेदभाव, तो जो असमानता थी समाज में, वो इस समय भी व्याप्त थी। क्योंकि श्रमिकों को अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर श्रमिक रहते थे। बाढ़ का जो नदी का बाढ़ का पानी है वो भी इन क्षेत्रों में हमेशा आ जाता था, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी वाला, वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होता था, जिससे नदी के बाढ़ के जल से भी बचाव होती थी। अन्नागार वगैरह भी, और जो उस तरह की जो सामूहिक इमारतें थी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे राजकीय जो इमारतें थी, वो भी सब इसी वाले हिस्से में होती थी। यहाँ का जो मकान वगैरह वो भी काफी बड़े होते थे, 7 मंजिला तक के मैंने बताया कि घर मिलते थे। तो इससे हमें जो इनका नगर नियोजन है, इससे एक तो हमको क्या देखने के लिए मिला, एक तो हमको सामाजिक असमानता देखने के लिए मिल रही है। हमें सामाजिक असमानता देखने के लिए मिली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इनका जो नगर नियोजन है, इस नगर नियोजन में अगर हम देखें तो प्रत्येक घर में हमको कुएं और स्नानक गृह भी हमको मिल रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, ये जो नगर होते थे, इन नगरों को एक बाउंड्री वॉल से घेरा गया होता था। क्योंकि ये जो नगर हैं, इन नगरों को एक बाउंड्री वॉल से घेरा गया होता था, ताकि जो बाहरी आक्रमण है
बाहरी जो नगर वाले हैं उनके आक्रमण से, उनके घुसपैठ से रक्षा की जा सके। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो नगर हैं इन नगरों को बाह्य दीवारों से घेरा जाता था, और ये जो दीवार है ये ईंटों की बनी होती थी। ठीक, ये तो पूरे नगर को चार दीवारी से घेरा जाता था और वो चार दीवारी ईंटों की बनी होती थी। मुख्य विशेषता नगरों की क्या थी कि इन नगरों में, हम आगे चलिए नगर में एक बार फिर से नगर बनाता हूं। अब जैसे ये नगर है, तो इस नगर में जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में इस तरीके और उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरीके से सड़कें बनाई जाती थी, जो सड़कें समकोण प्रकार की थी एक दूसरे को। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण बनाई जाती थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को ये क्या कर रही हैं, समकोण पर काट रही हैं। तीसरी मुख्य विशेष, चौथी मुख्य विशेषता क्या है, ये जो नगर है ये नगर आयताकार या वर्गाकार होते थे, आयताकार या वर्गाकार होते थे नगर। ठीक है, आयताकार होते थे या फिर वर्गाकारी नगर होते थे। मुख्य सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी। पूर्व से पश्चिम दिशा में सड़क निर्माण के पीछे की अगर हम देखें तो इसके पीछे विचार क्या था, क्योंकि जो विंड चलती रहती है दिन भर, ठीक है, जो लोकल विंड चलती है उससे इन सड़कों की सफाई स्वतः ही होती रहे। इनके पीछे का ये कॉन्सेप्ट था। पूर्व से पश्चिम दिशा में सड़क इसलिए से बनाई गई थी ताकि इन सड़कों की जो सफाई है वो जो प्रचलित हवाएं हैं उनसे स्वतः ही होती रहे। ठीक, एक और मुख्य विशेषता क्या थी कि जो सड़क है इन सड़कों में रात्रि में भी जो यातायात है, रात्रि में यातायात सुचारू रूप से बना रहे, इसी वजह से इन सड़कों के किनारे किनारे लैंप पोस्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जिसमें दीपक वगैरह जला दिए जाते थे रात में, जिससे कि इन मुख्य मार्गों में रात भर उजाला रहता था और लोग रात में भी आवागमन करते रहते थे। तो ये भी मुख्य विशेषता है। मुख्य सड़क में लैंप पोस्ट लगाए गए थे। लैंप पोस्ट क्यों लगाए गए थे, ताकि इन मुख्य सड़कों पर रात भर उजाला बना रहे और लोग जो है आवागमन करते रहे। ठीक, तो देखिए एक तो मुख्य सड़क हो गई जो कि संपूर्ण पर काट रही है, उसके बाद से अलग अलग ब्लॉकों में बस्तियों को बना दिया गया। अब जो इन बस्तियों के जो घर हैं, जो नगर के जो घर थे, इन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। ऐसा नहीं है कि इसे रोड पर से घर बना के इसके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं मेन रोड पर, नहीं। ये जो घर हैं, इन अभी जो मुख्य सड़कें हैं ना, इन मुख्य सड़कों से छोटी छोटी गलियां जाती थी। मुख्य सड़कों से देखिए, जैसे मुख्य सड़क है, तो ये जो मुख्य सड़क है इनसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे गलियां जाती थी, इस तरीके से छोटी छोटी गली जाती थी इन मुख्य सड़कों से। और इन गलियों में और अब जो घर है वो इस तरीके से बने थे, यानी घर जो है इस तरीके से बने थे। इन गलियों में घरों के दरवाजे खुल रहे थे। देखिए मुख्य सड़क ये हो गई, मुख्य सड़क से छोटी छोटी गलियां हो गई, और जो घर थे वो अंदर साइड बने होते थे और उन घरों के दरवाजे इन गलियों में खुलते थे। ठीक है, ये घर है, इसका दरवाजा कहाँ खुलता है, गली में। ठीक है, घर का दरवाजा गली में खुलता था, जिससे क्या होता था कि दरवाजे गली में खुल गए, अब ये गलियां सीधे आके मुख्य सड़क पर खुल जाती थी। ठीक है, ये भी इनके पीछे अच्छा कॉन्सेप्ट था कि सभी लोगों के दरवाजे अगर गलियों में खुलेंगे मुख्य सड़क में तो आवागमन बाधित होगा। इसी कारण से कुछ छोटी गलियां बनाई गई जिनको मुख्य सड़क से जोड़ा गया, और लोगों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो उन छोटी गलियों में खुलते थे। एक और सबसे बेहतर यहाँ पर जो चीज देखने के लिए मिली वो मिली जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था यानी कि जो घर का जो गंदा पानी है उसके ड्रेनेज की व्यवस्था। और उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था कैसे की गई, तो घरों से, जो घर हैं इन घरों से छोटी छोटी नालियां बनाई गई, और वो सभी नालियां आकर के इस मेन सड़क से एक मुख्य नाली जाती थी। ठीक है, मेन सड़क के दोनों तरफ एक मुख्य नाली जाती थी, और इन घरों से छोटी छोटी नालियां आकर के और इस मुख्य नाली में मिल जाती थी।
ठीक है। और जो ये सभी नालियां हैं, इन सभी नालियों को ढका भी गया था ताकि गंदगी ना हो। तो ये इसकी जो ये नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसकी सबसे मुख्य विशेषता जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है इनका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। हमें ये दिखाई देता है कि उस समय भी लोग सफाई के प्रति कितना जागरूक थे, जो सैनिटेशन है उसके प्रति कितना जागरूक थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जगह जगह पर गंदगी जल भराव ना करके अपने घरों से छोटी छोटी नालियां निकाली और सभी नालियां जाकर के मुख्य सड़क के समानांतर जो बड़ी नाली जाती थी उसमें सभी जाकर के मिल जाती थी, ठीक है। और फिर बाद में नगर के बाहर जाकर के वो नाली नगर के बाहर जाकर के उस पूरे जो ड्रेनेज वाटर है उसको जाकर के जमा कर देती थी। कुछ कुछ दूरी पर टैंक भी बनाए गए ताकि घरों का जो गंदगी है, जो वेस्ट वगैरह है वो उन टैंकों में जाकर के इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं सिस्ट टैंक भी बनाए गए कुछ कुछ दूरी पर। प्रत्येक घर में तो सिस्ट टैंक का कोई भी अवशेष नहीं मिल रहा कि प्रत्येक घर में टॉयलेट के लिए टैंक बनाया जाए, ऐसा अवशेष नहीं मिला। लेकिन नगर के अंदर कुछ कुछ दूरी पर एक सामूहिक टैंक बना होता था जिसमें लोगों के घरों से नालियां जाकर के उस टैंक में सीधे से मिलती थी और वहीं पर जाकर के जो मल वगैरह है, जो गंदगी है, वो इकट्ठा हो जाती थी। तो ये जो जल निकासी की जो व्यवस्था है, जो नालियों का निर्माण हुआ और ये नालियां ढकी हुई होती थी, तो ये जो है इस समय की सबसे मुख्य विशेषता रही कि ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये हमने कुछ ये देख ली सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण से संबंधित। तो इसमें देखिए आपसे दो तीन चीजें ज्यादा पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय नियोजन से। एक तो ढकी हुई नालियों के बारे में ज्यादा पूछता है, दूसरा पूछा जाता है कि जो सड़कें हैं वो संपूर्ण प्रकार रही थी, पूर्व पश्चिम दिशा में क्यों उनका निर्माण किया गया, ताकि जो प्रचलित भवन है उनकी स्वतः ही सफाई होती रहे। आयताकार और वर्गाकार शेप में बनाए गए, मुख्य सड़क पर लैंप पोस्ट लगाए गए ताकि रात में उजाला बना रहे और लोगों का आवागमन बना रहे। जो नगर है उस नगर को चार दीवारी से घेरा गया, यानी कि नगरों की किलेबंदी की गई, नगरों की किलेबंदी की गई, किले को याद रखना है, ठीक है। यानी कि उस समय भी एक दूसरे जो नगर है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे पर लूटपाट करते रहते थे। इसी वजह से नगरों की सुरक्षा के लिए उनकी किलेबंदी की गई और किलेबंदी के लिए क्या किया गया, चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई और उन चार दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, ठीक। चलिए, अच्छा एक इसमें एक चीज और आपको देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन है इसमें एल शेप की ईंट भी हमको मिली है। एल शेप की कुछ इस तरीके की ईंट मिली है, एल शेप की ईंट मिली है। और जो एल शेप की ईंटें हैं ये कुछ कच्ची भी मिली है, कुछ पक्की भी मिली है, ठीक है। तो देखिए एल शेप की जो ईंट मिली है इसका प्रयोग क्यों होता था, क्या इसकी विशेषता थी। तो देखिए इस एल शेप की ईंट का प्रयोग, इस आकृति की ईंट का प्रयोग घरों के कॉर्नर को जोड़ने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दो दीवारें जहां पर मिलती हैं, कॉर्नर है, वहां पर अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो ऐसे एल शेप की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता। जबकि उस समय की देखिए सोच क्या थी कि जो कॉर्नर है उन कॉर्नरों के जो ज्वाइंट हैं उन ज्वाइंटों में क्या किया जाता था, एल शेप की ईंट लगा दिया जाती थी, जिससे जो कॉर्नर है क्या होते थे, मजबूत हो जाते थे, ठीक है। तो देखिए एक दीवार है, ये जब दीवारों की जो किनारे होते थे तभी एल शेप की ईंट लगा दी जाती थी, जिससे जो ज्वाइंट है ज्वाइंट बहुत मजबूत हो जाते थे। तो इस आकृति ईंट का प्रयोग कॉर्नर में जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल शेप की ईंट का भी प्रयोग हमको मिलता है। साथ ही साथ जो ये मकान है, मकानों को अलंकृत भी किया गया था। कैसे किया गया था, तो कुछ पकी हुई कुछ मूर्तियों वगैरह को लगाया जाता था, कुछ लकड़ी की मूर्तियों को लगाया जाता था घरों की दीवारों पर। तो इस तरीके से घरों को सुसज्जित भी किया जाता था, ठीक है। मोहनजोदारो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें मुख्य रूप से हमको कच्ची ईंटें ही मिली हैं, बहुत ही कम, कहीं कहीं पर कुछ पकी ईंटों के हमें अवशेष मिले हैं,
लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर कच्ची ईंटें ही मिली हैं। तो चाहे बाहर दीवारी देखें वो भी कच्ची ईंटें मिल रही हैं, भवन वगैरह ये भी कच्ची ईंटें मिल रहे हैं। बस जो गढ़ी के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र थे ना शासकों वाले, वहां पर कुछ अवशेष हमको पक्की ईंटों के मिले हैं। तो ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन है इसकी मुख्य विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध विहार। हम लोग देखेंगे बौद्ध विहार की जो स्थापत्य कला है, बौद्ध विहारों का निर्माण कला की बात करें हम लोग तो देखिए वो जब नगर नियोजन का सिंधु घाटी सभ्यता का वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की बात हो गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमने देख लिया। अब हम लोग ये जो बौद्ध विहार निर्माण कला है ये मुख्य रूप से 600 बीसी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को मिलाकर के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जो बिहार निर्माण कला हम लोग देख रहे हैं वो मुख्य रूप से 600 बीसी, जो मैंने बताया था कि एक बार फिर से उत्थान का समय प्रारंभ हुआ, 600 बीसी गुप्त मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, साथ ही साथ कुछ चीजें गुप्त काल की भी इसमें सामूहिक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध विहारों का निर्माण इस पूरे काल में होता रहा, पूरे इरा में होता रहा। बौद्ध विहार जब लोग निर्माण कला की बात करेंगे तो ऐसे जो है विहारों का निर्माण किया जाता था। जो विहार पहले तो हिंदू धर्म से संबंधित है, इनका जो प्रारंभिक जो विकास है वो 600 बीसी 500 बीसी में हिंदू धर्म के अंतर्गत भी होना प्रारंभ हुआ था। बाद में इनको मुख्य रूप से विहारों को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया और बौद्ध धर्म के भी शिक्षण केंद्रों से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, बाद में जो इसको जो एक तरीके से जो मान्यता प्राप्त हुई, जो लोकप्रियता प्राप्त हुई, फिर बौद्ध विहारों को लोकप्रियता प्राप्त हुई शिक्षण स्थल के रूप में, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षण स्थल के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई। पर बिहार क्या होते थे तो देखिए बिहार जो है एक पूरा एक तरीके से हम कहें पूरी संरचना, एक जो है एक सांस्कृतिक संरचना अगर हम देखें, ठीक है, एक काफी ज्यादा संगठित संरचना होती थी बिहार। अब इन बिहारों में क्या होता था, देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है इसको बिहार कहते थे। अब किसी एक बिहार के अंतर्गत भी अलग अलग संरचनाएं होती थी, जैसे किसी एक बिहार के अंतर्गत एक ये संरचना है, इस संरचना को कह दिया जाता था स्तूप। ठीक है, एक संरचना ये है, इसको कह दिया था यह है स्तूप, ये सभी बिहार के अंतर्गत ही है। एक संरचना ये हो गई, मान लीजिए इसको कहा जाता था चैत्य। ठीक है, इन बिहार के अंतर्गत काफी सारे हमें संरचनाएं देखने की मिल रही हैं, स्तूप, चैत्य। उसके बाद ऐसे हमें एक संरचना देखने की मिल रही है, पूरा ये वाला क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है मठ। अब इस मठ के अंतर्गत भी दो तरीके की संरचनाएं होती थी। जैसे पूरा पहले बात हुई, ये पूरा क्या है, ये पूरा है बिहार, इस पूरे को क्या कहा जाता है बिहार। इस बिहार के अंतर्गत भी कई सारी हमें संरचनाएं अंदर देखने के मिलेगी। स्तूप देखिए, पहले तो बिहार को बाउंड्री वाल से घिरा गया, अब उस बाउंड्री वाल के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश द्वार लगाए गए। उसके जब हम अंदर जाएंगे उस प्रांगण में तो हमको स्तूप देखने के लिए मिलते थे, उसी के अंदर चैत्य देखने के लिए मिलते थे, और फिर एक पूरा हिस्सा देखने के मिलता था जिसे हम मठ कहते थे। अब इन मठों के अंदर भी कुछ संरचनाएं हमें देखने के लिए मिलती थी, कुछ इस तरह की संरचनाएं। मठ के अंतर्गत हमें कुछ संरचना देखने के लिए मिलती थी, इनको कहा जाता था कुटी। ठीक, और फिर उसके अंदर उसके बीचों बीच, कुटी के बीचों बीच ऐसे संरचनाएं देखने के लिए मिलती थी जिसको कहा जाता था शिक्षण स्थल। शिक्षण स्थल या शिक्षण केंद्र। देखिए बिहार क्या है, बिहार एक सामूहिक संरचना है जिसके अंतर्गत भी काफी सारी, जिसके अंदर भी उसके प्रांगण में काफी सारी अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि स्तूप, चैत्य, कुटी, मठ
और शिक्षण स्थल। अब देखिए स्तूप क्या होता है, तो जब हम स्तूप को देखेंगे स्तूप क्या होता है, तो स्तूप एक अर्धगोले की आकृति का एक निर्माण होता था। स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? इन स्तूपों के अंतर्गत बुद्ध एवं प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, देखिए स्तूप क्या होता था? स्तूप के जो स्तूप है, स्तूप एक तरीके से उल्टे कटोरे के आकार की आकृतियां होती थी स्तूप। और इन ये स्तूपों का निर्माण क्यों किया था? तो इसके इन स्तूपों में बुद्ध और बौद्ध जो अन्य भिक्षु हैं, जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु हैं, उनके अवशेषों को एवं उनके स्मृति चिन्हों को रखा जाता था। ठीक, तो देखिए क्या किया गया, मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु है तो उसके अवशेषों को या फिर उससे संबंधित किसी चीजों को उस जगह पर रख करके और उसके ऊपर फिर निर्माण करा दिया जाता था। ठीक है, उसके ऊपर फिर निर्माण करा दिया जाता, उसी को क्या कहा जाता? स्तूप कहा जाता। कुछ इस आकृति का स्तूप हमको दिखता है, अभी हम लोग आगे स्तूप भी पढ़ेंगे। स्तूप कुछ इस तरह की आकृति का स्तूप दिखता है। ठीक है, स्तूप कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें देखिए क्या है, अर्धगोले की तरीके दिख रहा है, उल्टा कटोरे की तरीके। इसके अंदर क्या किया जाता था? इस तरीके से कुछ शरीर के अवशेषों को या फिर कुछ स्मृति चिन्हों को या फिर कुछ स्मृति जो चिन्ह होते थे गौतम बुद्ध या बौद्ध जो प्रमुख भिक्षु थे, उनको रख दिया जाता था और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन निर्माण करा दिया जाता था। अभी निर्माण कैसे होता था स्तूपों का, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे जब हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है चैत्य। चैत्य क्या है? तो देखिए जो ये चैत्य थे, ये पहले समाधि स्थल हुआ करते थे। समाधि स्थल यानी जो चैत्य हैं, इनमें जो अन्य जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका एक समाधि स्थल था, या फिर अगर कहा जाए तो योग स्थल था। जाकर के वहां पर समाधि लगा करके योग ध्यान की मुद्रा में बौद्ध भिक्षु बैठते थे, अपना ध्यान आराधना वगैरह जो भी करते थे। तो ये क्या थे? ये समाधि स्थल थे। चैत्यों में कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी समाधि बनाई गई। बाद में ये जो चैत्य हैं कालांतर में चैत्य आराधना स्थल के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, तो देखिए जो स्तूप का वो क्या है, वो स्मृति चिन्हों अवशेषों को रख करके उसके ऊपर निर्माण कराया जाता था। जो चैत्य है, चैत्य पहले समाधि स्थल के रूप में प्रयोग किए जाते थे और बाद में इन्हीं चैत्यों को, इन्हीं समाधि स्थलों को आराधना स्थल के रूप में प्रयोग किया जाने लग गया। ठीक है, तो चैत्य क्या है? चैत्य एक तरीके से अगर पूछा जाए आपसे तो समाधि स्थल भी थे, बाद में जिनको आराधना स्थल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब आता है मठ। तो मठ एक पूरी संरचना है जिसके मठ के अंदर, जिस तरीके से देखिए बिहार के अंदर भी अलग अलग संरचना है ना, वैसे ही मठ पूरा एक क्षेत्र होता था, पूरा एक निर्माण होता था और इन मठों के अंदर भी कुछ संरचनाएं होती थी। और मठ के अंदर, मठ के जो अंदर कैसी संरचनाएं होती थी, तो मठ के अंदर कुटी का निर्माण किया जाता था और शिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाता था। देखिए ये मठ क्या है? मठ पूरी एक संरचना है और उस मठ के अंदर एक तरफ कुटी होती थी और बीच में शिक्षण स्थल होता था। देखिए ये है कुटी। कुटी क्या होती है? तो कुटी होता है बौद्ध भिक्षुओं एवं जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनका आवास स्थल। ठीक है, कुटी क्या होता था? देखिए तो मठ के अंदर इस तरीके से कुटी बनी हुई, देखिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। तो इनमें क्या होता था? जो बौद्ध भिक्षु थे, जो अध्यापक थे और जो शिक्षार्थी जो बाहर से आते थे, इन सभी के लिए आवास स्थल बनाया जाता था। ठीक है, इनके निवास करने के लिए इस तरीके से कमरे में संरचनाएं बनाई जाती थी। इन्हीं के बीच में क्या होता था? शिक्षण स्थल होता था। इन शिक्षण स्थलों में क्या था? शिक्षा कार्य किया जाता था। शिक्षण कार्य किया जाता था शिक्षण स्थलों में, ये बीच में शिक्षण स्थल जिसमें शिक्षा कार्य किया जाता था। इन शिक्षण स्थलों में बौद्ध धर्म से संबंधित एवं
ज्योतिष, ठीक है, खगोल, दर्शन, गणित, कला आदि से संबंधित की शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा का सिर्फ ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती हों, यहाँ पर ज्योतिष, खगोल, गणित, कला वगैरह, धर्म वगैरह, इन सभी से संबंधित, दर्शन, इन सभी से संबंधित शिक्षण कार्य यहाँ पर किया जाता था। तो इसी वजह से बाद में कालांतर में जाकर के ये जो विहार हैं, ये विहार शिक्षण स्थल के रूप में हमें जो विकास हुआ बाद में शिक्षण स्थल के रूप में इनको पहचान मिली। ठीक, जैसे कि अगर हम कुछ विहार देखें तो हम देखते हैं नालंदा क्या है, नालंदा भी विहार था, उसी के अंदर स्तूप भी बने हैं, चैत्य भी बने हैं, निवास स्थल भी बना है, शिक्षण केंद्र भी बने हैं। लेकिन नालंदा विहार को हम एक तरीके से क्या जानते हैं, शिक्षण केंद्र के रूप में हम नालंदा को जो प्रसिद्ध जो मिली वो शिक्षण स्थल के रूप में मिली। तो बिहार क्या है, बिहार पहले तो इस तरह की संरचना होती थी, लेकिन इनको बाद में जो ख्याति मिली वो शिक्षण केंद्र के रूप में मिली। सबसे पहला जो बिहार है, सबसे पहला बिहार का जो हमें शासन मिलता है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जेतवन विहार, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जेतवन विहार को सबसे पहला विहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में स्थित जो जेतवन विहार है वो सबसे पहला विहार है। मौर्य काल और गुप्त काल के दौरान इन विहारों की जो संख्या है उसमें काफी अधिक वृद्धि हुई। कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान तो लगभग 64 विहार प्रकाश में थे। ठीक है, तो मौर्य काल और गुप्त काल के दौरान ये जो विहार है बौद्ध धर्म संबंधित, इनमें काफी अधिक वृद्धि हुई, काफी अधिक इनका निर्माण कराया गया। और गुप्त काल के समय लगभग 64 विहारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लगभग 64 विहारों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, ये जो मौर्य शासक हैं, जो गुप्त शासक हैं, इन्होंने क्या किया था, विहारों को अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भाई चूंकि वहां शिक्षण कार्य हो रहा है, विद्यार्थी रह रहे हैं, उनके भोजन का प्रबंध किया जाना है, अन्य खर्चों का प्रबंध किया जाना है रहने से संबंधित, तो उसके लिए इन शासकों के द्वारा इन विहारों को गांव दान में भी दिए जाते थे। ठीक है, नालंदा विहार कहा जाता है, नालंदा विहार के पास लगभग 100 गांव थे, जिनसे राजस्व की वसूली वगैरह ये विहार राजस्व की वसूली करते थे, खाद्य सामग्री वगैरह प्राप्त करते थे इन गांवों से, जिससे इन विहारों का खर्चा चलता था। तो इसी वजह से जो विहार है वो उन्होंने बहुत अधिक संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। और यही कारण है कि बाद में जब हम देखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री के समय में आएंगे, तो चूंकि ये विहार क्या है, काफी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुके थे, इसी कारण से जो इन्वेडर्स, जो बाहरी आक्रमण करता है, उनकी नजर इन विहारों पर पड़ी और उन्होंने इन विहारों को धन की अकूत भंडार के रूप में देखा और इन पर आक्रमण किया, आक्रमण करके इन विहारों को लूटा और वहां से इनको अकूत संपत्ति भी प्राप्त हुई। क्योंकि सदियों से ये विहार क्या है, बहुत सारे गांवों को पाए हुए थे और गांवों से राजस्व वगैरह की उगाही करते थे, जिसके कारण इन्हें संपत्ति बहुत अर्जित कर ली थी। बाद में मैंने आपको जो बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो मैंने ये भी आपको बताया था कि जो बौद्ध भिक्षु है बाद में व्यभिचार और ये सब इन सब चीजों में विलिप्त हो गए थे, लालच वगैरह में, तो इससे इन्होंने अपने विहारों में संपत्ति का अर्जन प्रारंभ कर दिया था। ठीक, और यही कारण था कि जो बाहर आक्रमण करता है उन्होंने इन विहारों पर आक्रमण कर दिया। इसी का हम एक परिणाम ये भी देखते हैं कि 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा जो विहार है, नालंदा विश्वविद्यालय, उस पर आक्रमण किया जाता है, लूटपाट की जाती है और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। अच्छा, आप चूंकि देखिए जो विहार हैं, ये विहार सबसे अधिक बिहार राज्य में ही, जो वर्तमान का जो बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य में ही सबसे ज्यादा विहार मिले और इस विहार के नाम से ही इस राज्य का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। क्योंकि देखिए जो मगध वगैरह है ये सब इसी बिहार क्षेत्र के ही राज्य में स्थित थे और मगध उस समय का हम देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली साम्राज्य था। बहुत सारे विहारों का निर्माण कराया,
मौर्य काल के शासकों ने, इसी वजह से उस पूरे क्षेत्र का नाम ही बिहार पड़ गया। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो विहार हैं उनकी इतनी अधिक उपस्थिति के कारण इस राज्य का नाम वर्तमान में क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ठीक है, धन के संकेंद्रण के रूप में ये दिखाई देते हैं। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 ईस्वी में नालंदा जो बिहार है, इस नालंदा बिहार पर लूटपाट की गई, बहुत अधिक धन भी प्राप्त किया गया और उसको जो है नष्ट भी किया गया। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख विहारों के बारे में। कुछ प्रमुख विहार कौन से हैं? तो एक सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जेतवन, कहां पर है, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा देखेंगे जैसे नालंदा हो गया, विक्रमशिला, ये सब भी बिहार ही है, लेकिन नालंदा क्या है, एक बिहार ही है, जिसको बाद में नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाने लगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो बिहार है ये शिक्षण के केंद्र होते थे, इसी वजह से इनको विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। नालंदा, विक्रमशिला, ये भी कहाँ है, बिहार में। ठीक है, जेतवन, श्रावस्ती, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, उद्दतपुरी, ये भी बिहार में है, उद्दतपुरी, ये भी कहाँ है, उद्दतपुरी भी बिहार में है। ठीक है, उसी तरह से नासिक, भाजा, नेपाल, नासिक बिहार, भाजा, नहपान, ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों है महाराष्ट्र में। नासिक, भाजा, नहपान, ये तीनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। और इसी तरीके से एक विहार और है सांची। ठीक है, ये भी कहाँ, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, सांची, सांची स्तूप के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये भी क्या है, बिहार है, पूरा एक निर्माण स्थल है, उसी के अंतर्गत स्तूप भी बना हुआ है और वो स्तूप काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रमुख बिहार हो गए, जेतवन, नालंदा, विक्रमशिला, उद्दतपुरी, नासिक, भाजा, नहपान और सांची। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने बिहार देख लिया। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जो ये स्तूपों का निर्माण हुआ। तो देखिए जो स्तूप हैं इनका कुछ निर्माण तो बिहारों के अंदर भी किया गया और कुछ बिहारों का निर्माण स्वतंत्र रूप से भी किया गया। ठीक है, बाहर भी किया गया। जबकि जो चैत्य हैं, इन चैत्यों का निर्माण स्वतंत्र रूप से बहुत कम हमें देखने के लिए मिलता है। इन चैत्यों का निर्माण मुख्य रूप से बिहार के अंतर्गत अंदर ही किया गया था। जो बिहार होते थे उनके अंदर ही चैत्यों का निर्माण किया गया था, जबकि स्वतंत्र रूप से हमें चैत्यों का निर्माण नहीं मिलता। जबकि जो स्तूप हैं इनका निर्माण विहारों के अंदर भी मिलता है और कुछ स्वतंत्र रूप से बाहर भी मिलते हैं। तो ये सब चैत्य, बिहार, स्तंभ, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। कल हो सकता है कि हम लोग मंदिर निर्माण जो कला है उसको भी हम लोग शुरू कर दें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में।